पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली में अनाउंस हुआ था। उसकी वजह ये है कि इस सीरीज़ में जो हम लेके अभी साथ चल रहे हैं आपके साथ, उसमें चंडीगढ़ पीआरटी के जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे आपका पीआरटी लेवल का हो, जेबीटी जैसे वहाँ बोला जाता है, आपका टीजीटी हो, आपका पीजीटी हो, आपका एनटीटी हो, उसमें जितना टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट में जो जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे हम इस सीरीज़ के माध्यम से कवर करेंगे, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि आखिर चंडीगढ़, स्पेशली चंडीगढ़ के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड में किस तरीके के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि आगे भी किन तरीके के क्वेश्चनों की पूछने की उम्मीद बनती है। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। उसके साथ ही अगर आप हमारी टेलीग्राम कुछ को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस पर हम डेली रात को 9 बजे कुछ कंडक्ट कराते हैं, तो उसके लिए आपको पैडा कुछ नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक हमने नीचे दे रखी है। वहाँ के थ्रू आप आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन की PDF चाहते हैं, या चाहते हैं कि आपको और भी कंटेंट से रिलेटेड नोट्स या एजुकेशनल बैकग्राउंड से, मतलब एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ का पता लगे, तो ऑथेंटिक न्यूज़ वो भी, है ना, तो आप पैडा कुछ ऑफिशियल इस नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे दिया गया है। तो बिना देरी करे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो ये मैंने पहले आपको बता ही दिया है कि एग्ज़ाम जो PYQ है वो कहाँ से लिए गए हैं। वो चंडीगढ़ के आपके एनटीटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीटीटी हो गया, आपका पीआरटी हो गया, जैसे जेवीटी बोला जाता है ना। तो उससे ये सारे PYQ लिए गए हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि लेक्चर मेथड एक प्रभावी तरीका है बच्चों को सक्रिय करने का, नई सूचना विषय वस्तु को समझाने का, छात्र को समझने का, नए कौशल के परिचय का। तो आपको बताना है कि व्याख्यान विधि मतलब लेक्चर मेथड इन चारों में से किससे कनेक्टेड है। तो अगर लेक्चर मेथड की बात करें तो ये स्पेशली आपका, अगर मैं बात करूँ ये है क्या, तो ये आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच है या टीचर सेंटर्ड मेथड है। तो यहाँ बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। इसका मैं ये सर्कल हटा दूँ वरना आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, है ना। तो ये आपका टीचर सेंटर अप्रोच है। तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी यहाँ काम इतनी नहीं आएगी। छात्रों को समझने के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है। लेक्चर मेथड में छात्रों को क्या समझेगा, उससे सीधा अपने टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को इन्फॉर्मेशन या नॉलेज देनी है। नए कौशल को सिखाने का परिचय इसको लेक्चर मेथड से ना देकर इसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स के दिया जाता है। अगर कोई भी नई स्किल बच्चे को सिखानी है तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बहुत ही उपयुक्त विधि है, ना कि लेक्चर मेथड। तो जो ऑप्शन बचता है वो आपका नए विषय वस्तु को समझाने का तरीका। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सब बाकी ऑप्शन भी आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एक शिक्षक किस प्रकार समाज के विकास में शामिल हो सकता है। टैक्स देकर, या अपनी जॉब को अच्छे से करके, हेल्पिंग नीडी मतलब ज़रूरतमंदों की मदद करके, या बच्चों के व्यवहार को एक शेप देके, मतलब बच्चों के माइंड को एक शेप, यहाँ काइंड की जगह ये माइंड आप देख लीजिए, मतलब बच्चों के दिमाग को एक शेपिंग करके। तो जो सबसे एप्रोप्रिएट वे है, मतलब या ऑब्जेक्ट या पर्पज है एक टीचर का, जो समाज में उसकी एक रोल को दिखाता है, वो है बच्चों के माइंड को शेप करने का। क्योंकि जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चों को लेकर है, तो उसका हर काम बच्चों के प्रति ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि डिस्कवरी मेथड को देने वाले कौन थे। क्या वो जेरोम ब्रूनर थे, स्किनर थे, आर्मस्ट्रॉन्ग थे, या पेवलोव थे। तो जो अगर बात करें डिस्कवरी लर्निंग की, तो इसको जो देने वाले बंदा था वो था आपका जेरोम ब्रूनर। ये साहब ने डिस्कवरी लर्निंग को दिया था। हाँ, वाइगोत्स्की ने भी डिस्कवरी लर्निंग की बात करी थी, बट वो उन्होंने इस टर्म को या इस चीज़ को दिया नहीं था। यह बात को आपको ध्यान रखना है। अगर स्किनर की बात करें तो स्किनर का आपने बड़ी आसानी से प्रयोग पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें आपको लर्निंग वाले कॉन्सेप्ट में आपने स्किनर के बारे में पढ़ा होगा, और ये व्यवहारवादी थे स्किनर। इनने बैंकिंग मॉडल में इनका हाथ आपको देखने को मिलता है। और जो शेपिंग टर्म है, शेपिंग की अगर किसी ने बात करी, पूछा है, तो वो भी स्किनर थे, ठीक है। अगर आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करें तो अगर आपने टीचिंग मेथड पढ़े हैं तो आपका ह्यूरिस्टिक जो टीचिंग मेथड है वो आपका आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया था। अगर पेवलोव की बात करें तो इन्होंने क्लासिकल कंडीशनर दी थी, कंडीशनिंग के बारे में लर्निंग में बात करी थी, ठीक है। तो और स्किनर का अगर एक और बात याद करें तो इन्होंने ऑपरेंट कंडीशन के बारे में बात किया था, ठीक है। इन्होंने बिहेवियर के अलग अलग टाइप बताए थे। ये एक्स्ट्रा नॉलेज, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर कोई बच्चा आपकी कक्षा में नहीं आता, अब्सेंट रहता है कंटिन्यू, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए।
उसके ना आने का कारण पता लगाना चाहिए, उसे सुधारना चाहिए और बेहतर शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। छात्र का अपमान करना चाहिए कि इंसल्ट कर दो उसकी असेंबली में कि भाई ये मेरी क्लास में आता ही नहीं है। बच्चों को सकारात्मक रूप से एवं शांति से काउंसलिंग करनी चाहिए। तो यहाँ हो सकता है थोड़े बहुत आपके और मेरे आंसर में डिफरेंस आपको देखने को मिले। सबसे अपमान, ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो जाती है। अब रही बात बेहतर शिक्षण विधि, आप शिक्षण विधि का उपयोग कितना भी कर लें, अगर बच्चा आपकी क्लास ही में नहीं है तो उसे क्या पता, है ना। तो ये बात भी यहाँ गलत हो जाती है। अब पहला और फोर्थ ऑप्शन यहाँ बचता है, तो मेरा जो सही आंसर है वो है फर्स्ट वाला। उसका रीज़न मैं आपको देता हूँ, आप अपनी का रीज़न अगर आपने फोर्थ वाला लगाया तो आप ज़रूर दीजिएगा। मेरा रीज़न ये है कि सबसे पहले अगर बच्चा नहीं आता है तो आपको उसका कारण पता करना होगा। अगर आपसे वो सुधारना पॉसिबल है तो आप उसको ज़रूर सुधारें। अब काउंसलिंग की अगर बात करें तो काउंसलिंग में भी जो फर्स्ट स्टेप है वो है रीज़न जानना कि क्या कारण है, किस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। तो ये काउंसलिंग करना तो आपका बाद का काम है ना। पहले तो आपका फर्स्ट स्टेप की बात करें तो पहले तो कारण जानना है कि आखिर वजह क्या है, जैसे पर्टिकुलर मेरी क्लास में वो अपसेंट रहता है बच्चा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक के काम का पर्याय है, मतलब व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ अ टीचर्स वर्क। मैनेजर, नेता, आयोजक या सुविधाकर्ता। ये सभी हम सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि टीचर की क्या भूमिका होती है। एक सुविधाकर्ता मतलब फैसिलिटेटर की। तो इसका आंसर आई होप कि सभी का सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रभावी शिक्षण मतलब इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो क्या है। अनुशासन बनाए रखना, अध्यापक की ईमानदारी, इंटीग्रिटी, अध्ययन को बेहतर करना मतलब लर्निंग को और बेहतर करने का प्रयास करना, उपस्थिति को नियमित करना। तो यहाँ जो प्रभावी शिक्षण मतलब इफेक्टिव टीचिंग की बात करें तो मेन उसका मोटिव जो है वो है अध्ययन को बेहतर करना। कैसे कोई टीचर अपनी लर्निंग को टीचिंग के जरिए बच्चों की लर्निंग को और बेहतर कर सकता है, अलग अलग डिफरेंट मेथड अपनाकर और ऐसी कुछ एक्टिविटी कराकर। तो ये मेन उसका ज़रूरी हिस्सा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। शिक्षण का सबसे ज़रूरी उद्देश्य क्या है। पाठ्यक्रम को पूरा करना, ज्ञान और समझ को बच्चों में बनाने के लिए सुविधाकर्ता की भूमिका में आना, आरामदायक अध्ययन वातावरण देना, नियमित कक्षाएं लेना। तो इसका आपने अप्लाइड वे में आंसर ज़रूर दिया हुआ, ये अप्लाइड ही क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे अगर आपको शिक्षण का मेन उद्देश्य बताना हो। तो ऑब्वियस ही बात है, ज्ञान और समझ को बच्चों के बनाने के लिए सुविधाकर्ता की भूमिका में अभी हमने डिस्कस किया है टीचर का क्या रोल है, फैसिलिटेटर का। तो यहाँ भी वो उस तरीके से आपका ऑप्शन निकल के आता है सामने। अगला क्वेश्चन कहता है अल्टीमेट गोल ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षा का अल्टीमेट गोल क्या है। बच्चों को ज़्यादा अंक लाने के लिए कहना या जीवन पर्यंत लर्नर बनाने के लिए कहना, मतलब लर्नर बनाना कि बच्चे अपने लाइफ लॉन्ग लर्नर बने। पाठ्यक्रम को पूरा करना कि हाँ उसने सिलेबस पूरा कर दिया टीचर ने। उपयुक्त तो व्यवसाय पाने के लिए मदद करना, मतलब बच्चों को क्या जॉब चाहिए उसमें उनकी मदद करना। तो अल्टीमेट गोल जो टीचिंग का है वो है उन्हें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना। अपने जीवन के हर पड़ाव में बच्चे कुछ ना कुछ सीखते रहे, वो सिखाना एक टीचर का मेन रोल है या मेन ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को ऐसा बना दिया जाए कि वो कैसी भी प्रॉब्लम आए आगे जीवन में, कैसा भी वक्त आए, वो हमेशा उससे निकल के आगे कुछ ना कुछ सीखते आगे बढ़ते चले जाएँ, है ना। तो ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है। और अगर आप उन्हें जॉब लेने में मदद करेंगे या ज़्यादा अंक, ये सब उन्हें कहीं ना कहीं डिपेंडेंट बनाता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। शिक्षण पेशे की सबसे बड़ी सफलता क्या है, कि मतलब टीचिंग प्रोफेशन की सबसे बड़ी सफलता किस में छुपी है। शिक्षण प्रक्रिया की मदद से बच्चों शिक्षकों दोनों का विकास होना, व्यक्ति विकास के लिए काम करना, मतलब व्यक्तित्व पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नीतियों का प्रयोग करना जिससे बच्चे खुश हों। ऐसी पॉलिसी लाना कि हाँ बच्चे ने कहा सर छुट्टी कर दी है क्लास की, तो आपने छुट्टी कर दी, बच्चे बहुत खुश। सहसंबंध, मतलब आपके बच्चों के बीच में बहुत अच्छा संबंध, कोऑर्डिनेशन है। तो जो शिक्षण पेशे का सबसे बड़ी सफलता किस बात में है, वो है कि बच्चा भी सीख रहा है और टीचर भी सीख रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सबसे अच्छा आंसर इसका निकल के सामने आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि शिक्षक के सभी पक्षों में एक शिक्षक से निपुण होने की उम्मीद की जाती है। किस चीज़ में आप चाहेंगे कि शिक्षक अपनी निपुणता को पाए। अपने क्षेत्र से संबंधित खोज कार्य में, अपने विषय के ज्ञान में, सामाजिक मुद्दों में शिक्षा से जुड़े हों, शिक्षण शास्त्र से जुड़े मुद्दे में। तो अगर शिक्षक की बात करें कि आप चाहते हैं कि शिक्षक उसमें निपुणता पाए है, तो इसका जो मोस्ट अम्ब्रेला टर्म की बात करें, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो वो है अपने विषय का ज्ञान। मान के चलो उसको 3 नॉलेज हैं, ऊपर के 3 ऑप्शन जो बचते हैं सारी नॉलेज, खोजबीन रिसर्च भी बहुत अच्छा करता है, सामाजिक मुद्दों की जानकारी भी है, ठीक है, और पेडागोगी शिक्षण शास्त्र के बारे में भी पता है, बट उसे अपने विषय का ज्ञान ही नहीं होगा तो ये सब किस काम के, है ना। तो जो बेसिक का आपका कहते हैं नींव जो है एक किसी शिक्षक की निपुणता की, वो है आपका अपने विषय का ज्ञान। उसके बाद हाँ और चीज़ हो बहुत अच्छा है, आपका टीचिंग मेथड और अच्छा हो सकता है। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिगम परिभाषित है, जो लर्निंग है वो किस चीज़ से डिफाइन की जा सकती है। शिक्षा के सीमित होने में
चिंतन एवं व्यवहार में परिवर्तन, नए कौशल का सीखना या व्यक्तित्व के विकास में। तो जो आपकी लर्निंग है वो कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग एंड बिहेवियर में आया हुआ परिवर्तन ही लर्निंग होता है। इसको आपको ध्यान रखना है कि लर्निंग इज़ ऑल अबाउट द चेंजेस विच कम इनटू योर बिहेवियर, मतलब आपके व्यवहार में जो भी परिवर्तन आते हैं वही आपका लर्निंग कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि शिक्षा में टेक्नोलॉजी मुख्य है क्योंकि, मतलब क्यों टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। आपने आईसीटी का सुना होगा कि बहुत ज़्यादा आईसीटी पे गौर किया जाता है, हर जगह इसको मान्य कर दिया गया है कि टीचर के लिए कंपलसरी आईसीटी का पालन करना, है ना। तो ये क्यों ज़रूरी है, क्या है, शिक्षा को प्रभावी बनाता है, उच्च मतलब हाई स्टैंडर्ड तय करता है, शिक्षा को का केंद्रीय सेंट्रलाइजेशन करता है, या बच्चों के लिए मनोरंजन का विषय है। तो हो सकता है हमारे अपना अपना आंसर हो, बट इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, जो टेक्नोलॉजी लाने का मेन रीज़न था वो है शिक्षण को प्रभावी बनाना, यही उसका मेन उद्देश्य था। अब इसके वजह से हो सकता है बच्चों को मनोरंजन मिलता हो, है ना, हो सकता है इससे हाई स्टैंडर्ड किसी स्कूल के तय होते हों, तो उसकी ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हैं, ना कि ये मेन उसका मोटिव था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि शिक्षण में मूल्यांकन की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है। क्या वो साल के अंत में परीक्षा लेना हो, इसको मैंने बताया था, इसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं, बच्चों के रिकॉर्ड रखना हो, सेमेस्टर परीक्षा कराना हो, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसे सीसीई के नाम से जानते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, कई परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं कि बताइए सीसीई का फुल फॉर्म क्या है। तो कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, नोट भी करना है इस बात को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, अगर एक शिक्षक मनोविज्ञान की समझ रखता है, मतलब अगर बच्चे को साइकोलॉजी की अच्छी खासी समझ है, तो वह क्या कर सकता है, मतलब अपने वर्किंग प्लेस पर चापलूसी का काम, दोस्तों को बनाना, बच्चों को राजनीतिक रूप से मतलब विकसित करना कि बच्चे पॉलिटिकली बहुत अच्छी डेवलप करें, बच्चों के व्यवहार को अच्छे से समझना। तो मेन जो रीज़न साइकोलॉजी जानने का है, या हम आप साइकोलॉजी या सीडीपी वगैरह पढ़ते हैं, उनका मेन जो मोटिव होता है वो बच्चों के व्यवहार को अच्छे से समझना होता है कि बच्चा अगर कुछ रिएक्शन दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है, किस वजह से दे रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ना कि उसका सामने का व्यवहार देखना, बल्कि उस व्यवहार को करने की वजह क्या है वो जानना, है ना। तो ये हमारे साइकोलॉजी पढ़ने का मेन रीज़न है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बच्चों की उन्नति को परखने के लिए एक शिक्षक से क्या उम्मीद की जा सकती है। वह नियमित परीक्षाएं कराए, बच्चों के व्यवहार में आए अधिगम परिवर्तनों को रिकॉर्ड को क्रम से रखे, बच्चों से प्रतिक्रियाएं मांगे, मतलब फीडबैक मांगे, बच्चों से दूसरों की आलोचनाएं करने को कहे। तो अगर बच्चों की उन्नति परखने के लिए शिक्षक से जो उम्मीद की जा सकती है वो है उनका रिकॉर्ड रखना, मतलब उनमें अगर हर पल व्यवहार में उनके परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि लर्निंग इज़ ऑल अबाउट चेंज इन बिहेवियर, मैंने भी बताया। तो उसका रिकॉर्ड रखना भी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे पता हो अपने बच्चे के बारे में, कब बच्चे में क्या परिवर्तन आए। ठीक है, ये बच्चे और पेरेंट्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे आज के इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से मज़े से किया होगा, इनसे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और बेहतर हुई होगी, और आपको समझ में आया होगा कि आखिर जिस टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट को आपने इतना बड़ा बना के अपने सामने रख लिया है, वो एक्चुअल में बड़ा है नहीं, बस कॉन्सेप्ट की अगर क्लियरिटी आपके दिमाग में है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, आराम से इजीली आपके जो 15 क्वेश्चन आने हैं वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। तो इतना ज़्यादा टेंशनाइज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही अगर और प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो हमारी ये कुछ सीरीज़ हैं जिनमें आपका ये हमारे चंडीगढ़ पीआरटी के टीचिंग एप्टीट्यूड से पहले पार्ट से जुड़ी हो, आपके प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू से जुड़ी हो, जिसका ये वीडियो एक पार्ट है, आपके DSSS एग्जाम से जुड़ी हो, इनको भी आप ज़रूर देखें, इनसे और कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा अलग अलग फील्ड्स का, है ना। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ, साथ भी आप पेडागोजी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली रात को 9 बजे हम कुछ कंडक्ट कराते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप कि आपने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।